So anyhow, coming back to your music part, Mughlai music. So बाबर खतरनाक बड़ा म्यूजिशियन था, सिंगर था. हुमायूं के बाद फिर अकबर. सो अकबर इज कंसिडर्ड टू बी डिवोटेड एंड पैट्रन. इसके टाइम पे 36 फर्स्ट रेट म्यूजिशियंस थे जिन्हें आईने अकबरी में नाम दिया गया है और जिनको 7 डिविजन्स में बांटा गया था. नहीं है तुम्हारे पास भी? तो घर पे होंगे ना. अरे नहीं, मेरे को अकबर मिला ही नहीं, मेरे लिखा था लिस्ट में. अकबर तो है ना. अरे मतलब कि अकबर के नोट्स नहीं मिले. अकबर के नोट्स नहीं मिले. अच्छा. अकबर खुद से बहुत बड़ा म्यूजिशियन था. नक्कारा बजाता था. नक्कारा इज कैटल ड्रम एंड लर्न वोकलाइजेशन अंडर लाल कलावंत. तो उसको म्यूजिक का ज्ञान था, जो भी रहा हो, जितना भी रहा हो. तानसेन के बारे में कहा जाता है ही वॉज द मोस्ट नोटेबल पर्सन. और अबुल फजल लिखते हैं कि 1000 साल के अंदर कोई म्यूजिशियन ऐसा नहीं हुआ जिसने इतने नए रागों को इन्वेंट किया हो. या उसके बारे में यहाँ अबुल फजल ने लिखा है कि ही कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ यमुना with his music. So it may be a legend, it may be a myth or whatever. Scientifical mind ये नहीं कहता कि वो ऐसा हो सकता था, but it is possible. सब कुछ हो सकता है फिलोसॉफी के थ्रू. So बाबा रामदास बैरम खान के अंडर अटैच थे और बैरम खान की जो रीजेंसी है वो म्यूजिक को प्ले करा करते थे. बाबा हरिदास थे वृंदावन के, जो कोर्ट म्यूजिशियन नहीं थे, लेकिन अकबर कोई सा रूप धारण करके वहां पहुंचे थे और उनके म्यूजिक को सुना था. सूरदास भी बहुत बड़े म्यूजिशियन थे. एम्परर का जो म्यूजिक का पैट्रोनेज करने का स्टाइल था, उस पैट्रोनेज में इंस्ट्रूमेंटल और वोकल दोनों के अंदर बहुत प्रोग्रेस हुई थी. और साथ ही साथ में चूंकि कोर्ट के अंदर एक एलिमेंट ये जुड़ा हुआ था कि ही वाज सेक्युलर इन नेचर, डजंट मैटर, मैरिट प्रेफर करते थे. तो फॉरेन एलिमेंट्स और इंडिजिनस एलिमेंट का मिक्सचर होना चालू हुआ और हिंदुस्तानी क्लासिकल अपने पीक पर पहुंचा. ये याद रखना कि आज जितने भी घराने हमारे यहाँ हैं वो सारे घराने तानसेन को अपना ओरिजिन बताते हैं. सैन्य घराना बिलोंग्स टू तानसेन और तानसेन ग्वालियर के हैं, इसलिए एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि तानसेन किस समय से किस समय तक अकबर के कोर्ट में रहे थे. सो जहांगीर और शाहजहां ने भी इसी पैटर्न को अपनाया था. औरंगजेब के टाइम पर कोर्ट के अंदर जो ऑफिशियल काम होता था उसके अंदर परफॉर्मेंस बंद हो गई थी. सो औरंगजेब के टाइम पर इन लोगों का माइग्रेशन होना चालू हो गया दूसरे कोर्ट्स के अंदर. साथ ही साथ में औरंगजेब के हरम में म्यूजिक बहुत तगड़ा था और यही कारण है औरंगजेब वॉज अकम्प्लिश्ड प्लेयर ऑफ वीणा. और हरम में बजने की वजह से या लोकल लोगों की वजह से जो लोकल म्यूजिक बजता था, औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज्यादा वर्क हुआ है म्यूजिक का. सो एवरी वन ऑफ दीज हैव अ पीक. अकबर के टाइम पर लिटरेचर है, जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग्स है, शाहजहां के टाइम पर आर्किटेक्चर है, औरंगजेब के टाइम पर विदाउट हिज पैट्रोनेज म्यूजिक है. तो सबसे ज्यादा कंपोजिशन बुक्स की और इंस्ट्रूमेंटल रागाज की औरंगजेब के टाइम पर है. और उसके बाद में मुगलों के अंदर और सबसे बड़ा नाम जो आता है दैट इज मोहम्मद शाह रंगीला, जो लेटर मुगल्स में आता है. इसके टाइम पे म्यूजिक का सबसे बड़ा काम हुआ है, तभी शायद रंगीला कहते हैं उसको. आर्किटेक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आर्किटेक्चर के अंदर जो नई स्टाइल इवॉल्व हुई उसके अंदर 2 कंसेप्ट दिए जाते हैं. पहला कंसेप्ट था कि लोकल मेसन्स का यूज करना. जो लोकल लोग काम करते थे, काम करते थे, वो अपनी इंडिजिनस स्टाइल को लेकर काम करते थे. वो स्टाइल उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया अनकॉन्शियसली इनटू द फॉरेन स्टाइल. और जो मटेरियल हमारे यहाँ यूज किया गया था अर्लियर बिल्डिंग्स के अंदर, वो पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का मटेरियल था. एक बिल्डिंग तोड़ दी, उसको तोड़ के बिल्डिंग बना दी. तो उसकी वजह से भी स्टाइल्स के अंदर डिफरेंस आता है. सो नई स्टाइल निकल के शुरुआत हुई थी. सो व्हाट आई हैव डन, यहाँ पर आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत आपसे पूछा जा सकता है, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल पूछा जा सकता है, आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल्स पूछा जा सकता है, या सिंपल उठा के आपसे पूछ सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल इंडिया. सो आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत के अलावा डिफरेंट लोकल स्कूल्स भी शामिल होंगे. सो मामलुक यानी स्लेव डायनेस्टी के अंदर इंपॉर्टेंस था रीमॉडलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर्स या रीमॉडलिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन स्ट्रक्चर्स. कुतुब मीनार पहले के मटेरियल से बनाई गई है. ये कहा जाता है कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम, वहां पर एक जैन टेंपल था, उसको तोड़ के बनाई थी. सो कुतुब मीनार स्टार्टिंग में 5 स्टोरीज जो आज है, सबसे पहली ऐबक ने बनाई थी. पूरी भी कंप्लीट नहीं हुई थी, नहीं डाइड इन विद इन कितने 4 साल 6 साल पर 12 हाँ तो 4 साल ना, 4 4.5 साल वॉटेवर. उससे पोलो खेलना किसने सिखाया था? तो हॉर्स वाला ही पोलो होता है. पोलो वो गोली खराने वाला नहीं था. इल्तुतमिश ने 2nd से 4th स्टोरी कंप्लीट कराई और 5th स्टोरी वाज कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक. बाद में इसके ऊपर एक कपोला बनाया गया था, वुडन स्ट्रक्चर था जिसमें आग लग गई थी. और इसके अंदर सैंडस्टोन और मार्बल का यूज किया गया है और अलग अलग इम्प्रिंट्स अलग अलग टाइम पर दिखते हैं. देन
फर्स्ट मौजोलियम भी बनाया है इल्तुतमिश ने यहाँ पे। तो स्लेव डायनास्टी के जितने भी आपके पास मिल सकते हैं वो आप लिख लेंगे कि बलबन का ये पार्ट था। वो यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल आप डाल सकते हो, यहाँ बहुत श्रिंक करके दिया है मैंने। खिलजी के टाइम पर सेल्यूक स्टाइल का यूज होना चालू होता है, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, प्रोमिनेंस ऑफ आर्क्यूएड स्टाइल और मोर्टार का यूज काम में आने लगता है। पहले वाले जो स्ट्रक्चर थे उसके अंदर मोर्टार यूज नहीं किया जाता था, इसलिए स्ट्रक्चर्स स्ट्रेंथन नहीं थे, यानी सीमेंट वाला काम नहीं था। तो मोर्टार इज सीमेंट काइंड ऑफ थिंग। तो अलाई दरवाजा है, सिरी फोर्ट है, ये अलाउद्दीन खिलजी के मेन है जो इससे बनवाए थे। तुगलक्स को कहा जाता है क्राइसिस पीरियड। इनकी बिल्डिंग जो है वो बहुत पुअरेस्ट फॉर्म के अंदर है, लेकिन इनमें एक यूनिक फीचर इन्वॉल्व होता है, बत्तर स्टाइल। बत्तर स्टाइल का मतलब होता है कि बेस बहुत मोटा है और ऊपर हो जाते जाते वो टेपर होना चालू हो जाता है, टू गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग्स। मांडू के अंदर भी बत्तर स्टाइल मिलती है, स्पेशली हिंडोला महल में। हिंडोला महल के अंदर बत्तर स्टाइल यूज की गई है, तो वो तुगलक स्टाइल को फॉलो किया गया है। लोदीज के अंदर सिर्फ टोम्स को क्रिएट किया गया था, थोड़ी सी टोम्स हैं, खासतौर पर जो सिकंदरा की टोम्स हैं, दे आर मच मोर ऑक्टागनल हैं, डबल डोम स्ट्रक्चर है और बेयर एंड हार्ड बिल्डिंग्स हैं, ज्यादा डेकोरेशन नहीं होता था। इन्हीं के साथ में जब ये दिल्ली सल्तनत टूटना चालू होती है तो उसके साथ ही साथ में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चालू हो जाती हैं। सो बंगाल स्कूल है, बंगाल में पत्थर की कमी थी तो वहां ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, बिग ब्रिक्स का। स्लोपिंग बंगला रूफ्स का इस्तेमाल होता है। तो कुछ दी है, जैसे कदम रसूल मॉस्क है गौर की और अदीना मॉस्क है पांडुआ की। लेकिन यहाँ पर शेरशाह सूरी वाला जो कंपोजिशन है उसको भी ध्यान में रखना, शेरशाह का मौजोलियम एक अलग स्टाइल का बना हुआ है। देन मालवा स्कूल है, मालवा के अंदर जो लोकल स्टोन और मार्बल मिल गया उसका इस्तेमाल किया जाता था। लार्जर विंडोज थी, डेकोरेशंस हैं, आर्चेस एंड पिलर बेस्ड है। वाटर मैनेजमेंट, बावरीज, रिजर्वायर्स, इसका इस्तेमाल है। वाटर हार्वेस्टिंग है एंड बत्तर सिस्टम इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा बेसिकली मालवा स्कूल के अंदर एक ग्रेजुअल ग्रोथ मिलती है। सबसे पहले तुम लोगों को नोट्स क्या क्या दिए मैंने मालवा सल्तनत में? गौरी डायनास्टी पूरी दे दी थी। फिर कुछ याद है? पहली डायनास्टी है मालवा की गौरी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला बंदा कौन है गौरी में? दिलावर खान गौरी, 1401 मालवा को जब वो आजाद करता है। जब ये करता है तो इसकी एक मॉस्क बनी है दिलावर खान गौरी की नाम पर, ये दिलावर खान मॉस्क। ये कॉलम बीम स्ट्रक्चर के ऊपर है, फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर है। इसके अंदर वो डोम वाला काम नहीं है मांडव के अंदर, मगर इसको बनवाने वाला हुशंगशाह था, जो उसका बेटा था, उसने वो मॉस्क क्रिएट करवाई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिलावर एज अ प्रिंस। उसके बाद में फिर इवोल्यूशन होता चला गया। तो जामा मस्जिद है जो बहुत बड़ी बहुत पावरफुल मस्जिद दिखती है मांडव के अंदर, उसमें भी कॉलम बीम है लेकिन उसमें डोम्स हैं, बड़े बड़े डोम स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। सो ये मिक्सिंग होना चालू होती है। फिर वहां पर एक टेम्पल है, मुगल स्टाइल का टेम्पल है, वो मुगल आर्किटेक्चर को बिलोंग करता है। शिव जी का टेम्पल है, क्या नाम है? मुगल बिल्डिंग, मांडव की बिल्डिंग्स पढ़ी थी ना यार। वो नीलकंठेश्वर, थैंक यू, नीलकंठेश्वर टेम्पल है और वो मुगल स्टाइल है। तो मुगल स्टाइल बिल्डिंग भी मिलती है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मुगल स्टाइल है। खासियत क्या है, यहां पर पानी की कमी थी तो रिजर्वायर्स का बहुत खतरनाक यूज करा है और उसमें 3 तालाबों के बीच में एक बिल्डिंग बनी है जिसको कहते हैं जहाज महल। सो ये यूजेजेस हैं रिजर्वायर्स के। देन हमारे पास जौनपुर स्कूल है जिसे शर्की स्टाइल या पठान स्टाइल का बोला जाता है। इसके अंदर मीनार्स का यूज या मीनारेट का यूज नहीं है, बट स्क्रीन यानी जाली वर्क्स है और पेंटिंग्स हैं। अटाला मॉस्क ऑफ जौनपुर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। देन बीजापुर स्कूल इवॉल्व हुआ जिसके अंदर खंभों का इस्तेमाल नहीं था, बड़े बड़े गुंबदों को बनाया जाता था। तो इंडिया का सबसे बड़ा डोम आज भी गोल गुंबद है। सो बल्बुअस डोम्स का इस्तेमाल करते थे, कॉर्निसेस का इस्तेमाल करते थे, सीलिंग्स विदाउट सपोर्ट और 3 आर्च्ड फैकेट का इस्तेमाल करते थे। नाउ आर्च को समझना जरूरी है, आर्च इज सिंगल आर्च। अब उसी आर्च के अंदर अगर मैं एक कंगूरा फिर दूसरा कंगूरा और तीसरा कंगूरा निकाल दूंगा, दैट इज ऑड नंबर ऑफ कंगूरा लगा दूंगा, तो वो डेकोरेटिव आर्चेस कहलाएंगे। मेन सपोर्टिव आर्च एक है। इसी तरह से 4 वाला कंसेप्ट भी निकल कर आएगा जो बाद में आएगा, जो वेस्टर्न कंसेप्ट पर आएगा, यूरोपियन कंसेप्ट के ऊपर। मुगल आर्किटेक्चर, बाबर के बारे में अगर हम बात करें तो आगरा के अंदर सबसे पहले गार्डन्स बाबर ने एस्टैब्लिश किए थे, बट 4-5 साल के अंदर लड़ता रहा तो ज्यादा आर्किटेक्चर उसका नहीं है। 2 मॉस्क इसकी मिलती हैं, एक है पानीपत की और एक रोहिलखंड की है। जिसे बाबरी मस्जिद बोला जाता था अयोध्या की, वो बाबर ने नहीं बनाई थी, उसके एक सेनापति ने बनाई थी। इट वॉज टर्म्ड एज बाबरी, बाबर के टाइम पीरियड की थी। हुमायूं के टाइम पर दीन पनाह सिटी को एस्टैब्लिश किया जाता है और पर्शियन स्टाइल वॉज प्रोमिनेंट बिकॉज हुमायूं उस टाइम पे घूम फिर कर आया होता है और उसके साथ पर्शियन फोर्सेस और पर्शियन वर्कर्स थे
सो पर्शियन स्टाइल इनिशियली दिखना चालू होती है। शेर शाह जो बीच में इंटरमिनेंट पीरियड था, इसमें किला ए कानखा मॉस्क उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। रोड जो इसने जीटी की बनाई थी वो है, इसका सासाराम दिल्ली का खुद का मकबरा है। देन अकबर के टाइम पर जो मुगल स्टाइल चालू होती है उसके फीचर्स आपसे लिखने को पूछे जा सकते हैं, तो 13 फीचर्स यहां लिख दिए हैं, आप इसको अरेंज कर सकते हो जो ऑर्डर के अंदर बिल्डिंग के अंदर हमने बात की थी। आर्चेस एंड डोम्स, आर्क्यूएड स्टाइल वाज रिप्लेस्ड बाय ट्रेबिएट स्टाइल। तो आर्क्यूएड स्टाइल आज आपका होमवर्क है, फोटो देखना और ड्रॉ करना। ट्रेबिएट स्टाइल फोटो देखना, ड्रॉ करना। तान्या अच्छी ड्राइंग करती है, तान्या का होमवर्क है, स्पेशली तान्या का होमवर्क है दोनों। दिस इज दी आर्क्यूएड स्टाइल एंड दिस इज ट्रेबिएट स्टाइल। शी इज अ प्रोफेशनल यार। मैंने तुम लोगों को नहीं भेजी ना उसकी स्केचेस? देख लिए तुमने? कब देखे? तुमको दिखाए थे, ग्रुप पे डालते हैं। ओके, देन मीनार्स और मिनारेट्स का इस्तेमाल करते थे ये लोग। मोर्टार वाज यूज्ड एज अ सीमेंटिंग एजेंट। देन ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को फिर भी अवॉइड किया जाता था। स्पेशियसनेस, मासिवनेस एंड ब्रेथ, ब्रेथ लिखा है, डी आएगा। देन कैलीग्राफी को यूज किया जाता था स्कल्पचर की बजाय। अराबस्क मेथड को यूज किया जाता था। अराबस्क मेथड मैंने अभी बताया था क्या होता है। बॉर्डर्स, रनिंग बॉर्डर, बेल बूटे वाली या पैटर्न वाली, ज्योमेट्रिकल पैटर्न या फ्लोरल पैटर्न। देन प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री फॉर्म डेकोरेटिव पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न से जिनसे डेकोरेशन किया जाता था। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिकंदरा का दरवाजा, गेटवे टू द अकबर स्टोम, जो मेन गेट है वो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। उसका फोटो आपको पहले भी बोला देखने को। सिमेट्री, देन इंट्रिकेट जाली वर्क, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जाली वर्क को? स्क्रीन। जाली वर्क आगरा के टॉम के, दैट इज ताजमहल के अंदर मार्बल के ऊपर है। मांडो के अंदर भी जाली वर्क है, रायसेन में भी जाली वर्क है, ग्वालियर में भी जाली वर्क है, सैंडस्टोन पर है। बुरहानपुर के अंदर अगेन मार्बल पे वर्क है। तो जाली इज अ वेरी कॉमन थिंग जो लाइट को अंदर भी आने देती थी और बाहर से दिखता भी नहीं था। सो दैट वाज द कंसेप्ट जाली वर्क्स। देन वाटर बॉडीज का यूज करना। वाटर बॉडीज फॉर एग्जांपल अगर हम ताजमहल को देखते हैं तो सामने एक वाटर बॉडी दिखती है, कैनाल दिखती है, उसमें फव्वारे दिखते हैं। अब आप खुद सोच के देखना, पंप्स नहीं थे उनके पास, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो फव्वारे फाउंटेन्स कैसे काम करते थे? एनीवन? मांडू में भी है वाटर मैनेजमेंट है। बेसिकली जो वाटर मैनेजमेंट मुगलों ने इस्तेमाल किया है वो खानदेश का प्रिंसिपल है, वो मालवा स्कूल और खानदेश का है। खानदेश के अंदर जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर के अंदर खूनी भंडारा है, वहाँ वाटर मैनेजमेंट है। पानी बहुत नीचे होता है, उसको रहट से ऊपर उठाया जाता है। सो जब वो ऊपर चलता है तो कैनाल्स के अंदर हो जाता है और एक प्रेशर बिल्ड करता है जिसे फाउंटेन चलते थे। तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली थी इन लोगों ने उस टाइम पर। सो वाटर मैनेजमेंट इज फिनोमिनल। नाउ बुरहानपुर का तो समझ में आ जाता है कि तापी के किनारे है या ताप्ती के किनारे है, लेकिन व्हाट अबाउट मांडू? वो लेक्स आर्टिफिशियल है, तो उसको भरना है तो कैसे भरोगे? तो इनकेस अगर मांडू जाओ तो वहां ढूंढना कि कहां तुम्हें ओपन पाइप्स मिलते हैं ड्रेनेज के लिए। सो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स मांडू के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखती हैं। कौन कौन गया मांडू? तुम नहीं गई आज तक, इसलिए जाना है तुमको। गई हो? बचत भी नहीं गया। क्या है? राम, तुम मांडू नहीं गए? नहीं जा पाए हैं, वो बड़ी छोटी दिक्कत। और तो तुम भी नहीं गए? अरे यार, उस दिन मिस कर गए तुम लोग, मांडू गए थे? नहीं, कौन गया था मांडू? ये रतलाम गए थे सगाई में। रतलाम गए थे सगाई। सो मांडू के अंदर एक कई सारी चीजें होती है जो मेरे वही पढ़ते हैं ना, हम जब पढ़ने के बाद कहीं जाते हैं तो वो चीजें देखने में आती हैं। मांडू एक पूरी सिटी है और सिटी के एविडेंसेस खत्म हो गए क्योंकि बीच में वहां रहवासी लोग गायब, क्योंकि कैपिटल नहीं बची। सो वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ फार्मिंग थी, तो अगेन एक अर्बन सिटी से रूरल कल्चर चला गया। सो धीरे धीरे इट वेंड। साथ ही साथ में उसका इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो गया कि इंदौर इमर्ज एज अ कैपिटल होलकर्स की। सो वो इमर्जेंस खत्म हो गया उसका। एवरीबडी शिफ्टेड टू इंदौर फ्रॉम मांडू, पास में है, या धार शिफ्ट हो गए। धार पुराना शहर था, धार का एक्सटेंशन है मांडू। तो क्वेश्चन ये होते थे कि हमारे सोशल लाइफ स्टाइल है। अब पहला सवाल मेरा बचपन में जब पढ़ा नहीं था तो एक रानी रूपमती पैवेलियन है जो मांडू के अंदर हमेशा पहला फोटो आता है, तो रानी रूपमती का पैवेलियन का आता है या जहाज महल का आता है, दो मेन है, या होशंग शाह का मकबरा आता है। यार रानी रूपमती की पैवेलियन अगर देखोगे तो वो कितना बड़ा कमरा है, वो हार्डली 10-12 बाय 10-12 का कमरा है, ओपन है, 4 पिलर्स हैं उसके अंदर, विंडोज हैं। बेसिकली रानी रूपमती का वो महल नहीं है, वो पैवेलियन कहलाती है, रूपमती पैवेलियन, क्योंकि वहां से रूपमती चढ़ के नर्मदा नदी को देखा करती थी, क्योंकि नर्मदा जब तक नहीं देखती थी वो तब तक खाना पानी नहीं खाती थी। इसी की वजह से फिर वहां खुदाई करवा के नर्मदा जी को वहां निकलवाया है, जो रेवा कुंड कहलाता है। उसके सामने बाज बहादुर का पैलेस है। बाज बहादुर का वो पैलेस पुराना था जिसमें बाज बहादुर रहा करता था, तो इट्स वाज नॉट ओरिजिनली मेड बाय बाज बहादुर,
उसके अंदर कोर्टयार्ड्स हैं, कोर्टयार्ड्स के अंदर फाउंटेन्स हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उसके अंदर आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सो क्वेश्चन मेरे ये थे कि अगर ये यहां रह रहे हैं तो इनका किचन कहां है? भाई रसोई होनी चाहिए ना। आप सिकंदरा जाइए, सिकंदरा में मिलती है, सिकंदरा में बकायदा किचन है। सो वो कहां बनता था? सिंपल क्वेश्चन। तो ये लोग नहाने के नर्मदा पे जाते थे, वो तालाब में घूम डुबकी मार के आते थे, तो बाथरूम होने चाहिए। टॉयलेट्स कहां थे? राजा कहां जाता था लोटा लेके? सिंपल क्वेश्चन है। वाई? क्योंकि एक अर्बन मैकेनिज्म है, तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। तो देखी मैं है, मैं बहुत सर्च किया, मैं ढूंढ लिया हूं। मैं जहाज महल के पीछे हिंडोला है, हिंडोला महल के बैक साइड में जहां वाकई में रॉयल कोर्टयार्ड था उसमें है। मिशन शाह के टाइम का है। सो इंडियन स्टाइल की टॉयलेट सीट भी है और वेस्टर्न स्टाइल भी है, इंडियन और वेस्टर्न दोनों हैं। फिर वहां पे हम्माम है, बाथरूम नहीं है, हाँ उस सेंचुरीज के अंदर यस हम्माम है। तो आपको अगर टॉयलेट्स देखने हैं वहां पे कि उन लोगों के टॉयलेट्स कैसे थे, तो सर्च करना हम्माम को, टॉयलेट का नाम नहीं मिलेगा तुमको, हम्माम मिलेगा। हम्माम के साथ में बैक साइड में तुम समझ जाओगे हाँ कि ये संडास है। सो वो किसका है? वो रानियों के लिए। अब इन्होंने जो तालाब बनवाए थे वो तालाबों के अंदर मल्टीपल तालाब भी थे, तो स्टाइल्स अलग अलग हैं। तो ये कंसेप्ट कहां मिलते हैं? हम लोग जाते हैं एक बिल्डिंग देखकर आ जाते हैं, ये नहीं सोचते कि उस टाइम पर उन लोगों का रहन सहन किस तरह था। हिंडोला महल को हिंडोला महल क्यों कहा जाता है? नहीं, वो बदतर स्टाइल, ये याद रखना। टेढ़ा इस वजह से नहीं बोलते थे, नूर जहां के नखरे मशहूर हैं। कोई ज्यादा नखरे दिखाए तो नखरे नूर जहां के बोलते हैं। सो उनका नखरा ये था कि वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी तो सीढ़ी नहीं उतरेंगी। सो हाथी वहां खड़ा होता था और हौदे पे वो फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट एंट्री करती थी, सीढ़ी नहीं उतरती थी। फिर जहांगीर ने एक बार कहा कि चलो इस सामने जो मीनार बनवाई थी इसने, महमूद खिलजी ने, राणा साहब से और इन लोग मेवाड़ और मालवा की लड़ाई चलती रही थी, तो दोनों अनडिसाइसिव में दोनों ने अपने अपने बनाए थे। तो एक चित्तौड़ का विक्टरी टावर था और एक विक्टरी टावर बना था मांडू में, वो गिर गया, वो कुतुब मीनार जैसा था। तो उसकी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने को बोला कि बोले चलो ऊपर चढ़ना है, तो इसने मना कर दिया। तो उसने बोला ठीक है, मैं सारी सीढ़ियों पे अशरफियाँ बिछवाऊंगा सोने की, और जितनी तुम ऊपर चढ़ोगे उतनी दान दूंगा। तब से उसका नाम हुआ अशरफी महल। वहां अशरफी नहीं मिलती है, वो स्कूल है, कॉलेज है, वो मदरसा है। सो ये कंसेप्ट्स निकल कर आते हैं, इवॉल्व होते हैं, जो बिल्डिंग से पता चलते हैं। आर्किटेक्चर एक हिस्ट्री को लाइव प्रेजेंटेशन में लेकर आता है, इसलिए आर्किटेक्चर का सिग्निफिकेंस हमेशा सबसे ज्यादा होगा। सांची देखा है? अभी तुम घूमने गई थी, पढ़ के नहीं गई थी, लेकिन तुमने देखा है? बहुत दूर से, ट्रेन में से भी दिखता है, तो रास्ते में से देखा था। ओके, नहीं देखा तुमने? देखा है? तो वहां चला गया देखने, मांडू नहीं गया? अरे मांडू वो जाना नहीं गया है क्या बस। ओके, सो सांची के अंदर हमारे पास आर्किटेक्चरल एविडेंस आती है, कितने साल पुरानी? रफली अराउंड 2000, रफली अराउंड 2100, 2200, 2300 साल भी पुरानी हो सकती है। और उस पूरे एरिया के अंदर वहां हमें अशोका के एविडेंसेस मिलते हैं आर्किटेक्चरल। तो हम वहां ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे, तो रहन सहन क्या था, कि क्या रहा होगा। और उसके हिसाब से आज हम देखें ना तो एक छोटा सा मकान भी जो हम पक्का बनाते हैं वो उस टाइम के महल के बराबर है। मॉडर्न सिटीज आर फार 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 मोर लग्जरियस देन ओल्ड सिटीज। दरवाजा नहीं मिलता मांडू में। सो आई सर्च्ड एंड सर्च्ड एंड सर्च्ड। तो लास्ट ईयर जब मैं गया था तब मुझे एक दरवाजा मिला है लकड़ी का, बट आई डोंट नो कि वो कितने साल पुराना है। बड़े बड़े ओपन है। अब रानी, मैं पहला ये कि रानी रूपमती का महल है, ठीक है साहब, यहाँ पे तो कमरे का दरवाजा कहाँ है? क्या सर्दी नहीं लगती थी उनको? सिंपल एस्पेक्ट। प्लस ये जो महल बनते थे, इन महलों के अंदर एक स्टाइल होती है। एंट्रेंस जब भी होता है किले का तो वो घुमावदार होता है। मेन रोड पे एंट्रेंस नहीं दी जाती। आप जब चढ़ रहे हो तो आपने चढ़े 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 और सडन लेफ्ट या राइट टर्न होता, फिर मेजर दरवाजा आता है। इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक तरीका था। हाथियों से तोड़वाया जाता था। हाथी, आप साउथ इंडिया के मैसूर का जो हाथी वाला दशहरे वाली परेड होती है उसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हाथियों के सामने सोने की एक वो पहनाते हैं, उसमें से नुकीले लगे रहते हैं। तो पुराने समय में वो नुकीले कीले लगाई जाती थी एक जाली लगा के। तो हाथी को जब दारू पिला के उस दरवाजे पर मारा जाता था, नुकीली कीलों से वो लकड़ी का दरवाजा टूट जाता था। किलों के दरवाजों पर देखोगे तो बड़ी बड़ी कीले लगी होती हैं। पुराने फोर्ट्स के दरवाजों पे कीले होती हैं। वो कील काय के लिए थी? हाथी जब आके मारेगा तो वो हाथी मर जाएगा, तो वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है। अब हाथी को मूव करने में टाइम लगता है, एक लंबा दायरा चाहिए। अब सडन आप अगर टर्न दे दोगे तो हाथी मूव नहीं कर पाएगा। और यही टर्न्स महलों में होते हैं। सीढ़ियां जहां पे होती हैं, एंट्रेंस पॉइंट जहां होते हैं, वो रेक्टेंगुलर नहीं होते, वो सडनली टर्न लेते हैं।
और जनरली उनका टर्न हमेशा राइट हैंड होता है। रीजन एग्जैक्टली कि आदमी जैसे ही मुड़ा तो राइट हैंड उसका बुक हो गया, वो राइट हैंड से हथियार नहीं चला पाएगा, लेफ्ट हैंड उसका फ्री, और जनरली लेफ्ट हैंड जो होता है वो नहीं यूज किया जाता। सो ये स्ट्रेटेजिक है। मांडू के अंदर जो महलों का स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो विंडोज जो हैं वो एक तरफ छोटी हैं एक तरफ बड़ी हैं। कभी ऑब्जर्व किया मांडू जाने वालों ने? ये सब आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स हैं। बाहर विंडो बड़ी है, अंदर विंडो छोटी है। बेसिक प्रिंसिपल है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कौन सा है? गैसियस लॉ है कि बाहर का जो प्रेशर है और अंदर का प्रेशर है और वॉल्यूम, तो बड़ा वॉल्यूम जब एंटर होगा तो प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, हवा की स्पीड बढ़ जाएगी, साथ ही साथ में टेम्परेचर इन्वर्ट हो जाएगा, P1 V1 अपॉन, है ना, इन्वर्स होता है। सो अगर बाहर गर्म है तो अंदर ठंडा हो जाएगा। सो गर्मी को काउंटर करने के लिए विंडो को स्पेशली प्लांट किया गया था। प्लस किस डायरेक्शन से विंड बहती है उस डायरेक्शन में, विंडो दीवार ऐसी है 90 डिग्री पे विंडोज नहीं है, दे आर एंगल्ड, कि इस टाइम पर यहां से विंड आती है तो वो ठंडा करेगी। तो ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल उस समय यूज किए जाते थे जो आज हम यूज नहीं करते। फ्रेंकली स्पीकिंग हम लोगों की आज की घर की हाइट हो गई 10 फीट 11 फीट, 9 से 10 फीट की हाइट जनरली मिलती है। अगर आप पुराने सरकारी अफसर बन जाओ तो पुराना अगर कहीं आपको बंगला मिल गया तो ऊपर एक वेंटिलेटर मिलेगा और उस वेंटिलेटर के अंदर एक शील्ड लगी होगी जिसकी रस्सियां नीचे टंगी होगी कि आप उसको गर्मी में ऊपर नीचे कर सको। गर्मी में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वो वहां से निकल जाती है और नीचे की हवा ठंडी होकर अंदर आती है। तो ये कंसेप्ट से जो इवॉल्व हुए हैं, लेकिन आज मॉडर्न सिस्टम के अंदर उन प्रिंसिपल्स को हमने गंवा दिया और इसी वजह से थोड़ा नुकसान है। सो एनीहाउ कोई बात नहीं, ठीक है। सो वाटर बॉडीज इनके यहाँ बहुत सारी हुआ करती थी। इन्होंने चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन को यूज किया। चारबाग 4 हिस्सों में बटा हुआ चाहे हुमायूं के गार्डन में हो, चाहे ताजमहल में हो, चाहे सिकंदरा में हो, चारबाग स्टाइल दिखती है, डिवाइडेड स्टाइल्स। पैत्रेदुरा इनले की जो टेक्निक थी वो स्टाइल यूज करी, जिसका पीक हमें मिलता है शाहजहां के ताजमहल में या मुजम्मन बुर्ज में, आगरा के किले में। फोर साइटिंग टेक्निक के ऊपर हमने बात करी थी। वो ऐसी टेक्निक थी जिसके अंदर लिखा हुआ है तो हर जगह से देखोगे एक जैसा दिखता है, ऊपर जाता है तो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, फोर साइटिंग। देन अकबर के टाइम पर जो मटेरियल यूज किया दैट इज रेड सैंड स्टोन। सो अकबर का आर्किटेक्चर है, मटेरियल क्या हो गया? रेड सैंड स्टोन। फिर इसका इंट्रोडक्शन है ट्यूडर आर्च। ट्यूडर इज ब्रिटिश, ट्यूडर्स, 4 सेंटर्ड आर्च। सो आगरा फोर्ट जो ग्वालियर फोर्ट को रिजेंबल करता है, इलाहाबाद, अटॉक और लाहौर के। आगरा फोर्ट 2.5 माइल का सरकमफेरेंस है, 2 गेट्स हैं, दिल्ली गेट और अमन सिंह गेट। 500 बिल्डिंग्स बनाई थी इसने रेड सैंडस्टोन के अंदर, जो शाहजहां ने गिरवा दी थी और उसके बाद फिर उसके अंदर मार्बल का काम करवाया था। देन अकबर की जो इंटैक्ट बिल्डिंग है उसके अंदर अकबरी महल, जहांगीरी महल सेम पैटर्न्स पर हैं, ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन ब्रैकेट्स हैं जो स्टोन बीम्स के ऊपर सपोर्टेड है। इसके फोटोज देखोगे, आज देखोगे तो समझ में आएगा आर्किटेक्चर, जाने की जरूरत नहीं है, आज आपके पास नेट है। वाइड ईव्स एंड फ्लैट सीलिंग्स बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल हिंदू स्टाइल। बेसिकली अगर मैं उसे श्रिंक करूँ ना तो राजपूत स्टाइल है, यहाँ पे राजपूत स्टाइल मिलती है। देन डेकोरेशन ऑफ लाहौर फोर्ट इज मोर विगरस एंड अनरिस्ट्रेंड, फुल फ्लो में है। लाहौर का फोर्ट ज्यादा सुंदर कहा जाता है अकबर के फोर्ट्स में। एनिमल फिगर्स, एलिफेंट्स, लायंस, इन सब का इस्तेमाल करा जो दिल्ली सल्तनत में एब्सेंट था, इन्वॉल्व कर दिया। इलाहाबाद का जनाना पैलेस इज सुपीरियर। तो हर एक फोर्ट में ये कॉम्प्लेक्सेस हुआ करते थे। देन फतेहपुर सिकरी जो इसने कैपिटल बनवाई थी, इट वाज ऑन अ 2 माइल बाय 1 माइल, एक रिज है, पहाड़ी है छोटी, 2 मील बाय 1 मील की, और इसके अंदर खूब सारे गेट्स हैं। गेट्स नहीं डाला मैंने इसमें, कहाँ लिखा है? हाँ, विद 9 गेट्स, नाम विद 9 गेट्स, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड ऑफिस, इसकी सारी बिल्डिंग्स को आज देखोगे, ऑब्जर्व करोगे। बीरबल महल इज ब्यूटीफुल। वो बीरबल का है या नहीं है वो नहीं मालूम, बट उसको नाम दिया गया बीरबल महल, इज ब्यूटीफुल। देन टाइल का जो वर्क है वो टर्किश सल्ताना पैलेस है, एक क्वीन थी जो टर्किश थी उनके नाम पर है। फिर रानियों के नाम पर किचन है, किचन के आउटर देखना इज ब्यूटीफुल। खजाना जो है इसका, उस बिल्डिंग के अंदर खजाना छुपाओगे कहाँ? दीवार के अंदर है और वो दिखता है। बड़ी खिड़की है, खिड़की के बीच में जहाँ नीचे फर्शी लगती है, जहाँ पे स्पेस आती है चौड़ी बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर जगह थी, तो वो खजाना था।
कि खजाने को छुपाने के तरीके कहाँ कहाँ थे। छोटी सी बिल्डिंग है, अकबर की बिल्डिंग के एकदम पास में, उसको देखना आप। दीवाने आम, दीवाने खास, फिर बुलंद दरवाजा इज वाकई में बुलंद। कब बुलंद है? जब आप पहाड़ी की नीचे से देखते हो। अगर आप बुलंद दरवाजे में अंदर से एंटर करके पहुंचते हो, सलीम चिश्ती की दरगाह से पहुंचते हो, तो वो बुलंद दरवाजा ऐसा नहीं ओके बुलंद दरवाजा है। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने एंट्रेंस अंदर से ली थी, बचपन में जो देखा था वो तो भूल गए, पढ़ने के बाद जो देखा। आगरा गए तो बच्चों ने कहा कि बाबा आप ही समझाते समझाते रहते, गाइड घूम रहे उनको ले लो। मैंने ठीक है आप गाइड ले लो, फिर मैं स्टोरी दूंगा। अब वो गाइड साहब कौन सी स्टोरी देते हैं? वो लैला मजनू टाइप की स्टोरी देते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं उसको, टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं होते उनके पास कि क्या था और क्यों था। सो बुलंद दरवाजा बता दिया उसने, साहब ये बुलंद दरवाजा है, ये गुजरात जब जीता था तब बना था। ठीक है, कंसेप्ट उसके पीछे आइडियलिज्म क्या है? मेमोरियल है, वो इट्स अ काइंड ऑफ मेमोरियल। इसका एक्सटेंशन अगर आप देखोगे तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? क्यों बनाया? तो कुछ के लिए तो बनाया था। क्यों बनाया? क्योंकि वो आ रहा था इसलिए। ओके, कई शहरों के अंदर, छोटे शहरों में जहाँ राजे रजवाड़े थे वहां पे भी गेट्स थे। तो बेसिकली गेट्स होते हैं एंट्रेंस के लिए, लेकिन गेट सिंबलाइज भी करते हैं। सो बुलंद दरवाजा उसने बनाया कि मेरे सिंबोलिज्म है। तो खूब सारी सीढ़ी चढ़ के जब आप जाते तो लगता है कि हाँ इसकी कुछ हाइट है, अदरवाइज अंदर से देखोगे तो उसकी हाइट नहीं दिखती। फतेहपुर सीकरी के मतलब ये जो कंपाउंड है इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा एएसआई के अंडर में है और एक हिस्सा एएसआई के अंडर में नहीं है। सो बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती की दरगाह वाला हिस्सा इज नॉट अंडर एएसआई। अब मेंटेनेंस एएसआई के पास ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। सो अकबर का बाकी फतेहपुर सीकरी इज टू गुड बिकॉज सिर्फ 16-17 साल का ऑक्यूपेशन है। इस वजह से यहाँ के ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं उसमें आपको ओरिजिनल चिजल मार्क्स भी दिख सकते हैं, अनयूज्ड है। बाकी बिल्डिंग्स अगर हम देखने जाते हैं कहीं पर भी तो वो बहुत पुरानी हो गई हैं, बहुत यूज के अंदर सही क्वालिटी नहीं दिखती। अगर क्वालिटी देखना है आपको तो फिर महेश्वर का किला देखना, क्योंकि वो रिसेंट होलकर स्टडीज के अंदर है, होलकर टाइम पीरियड का है, तो उसकी स्टडीज अच्छी हैं, उसके अंदर शार्प क्रिस्प स्कल्पचर दिखता है। कब जा रहे हो? अरे आप भी चलो ना। मैं भी चलूँ कि गाइड बना के ले जा रहा हूँ? गाइड नहीं मतलब थोड़ा तो नॉलेज बराबर मिली है। इंदौरी है वो पक्का। हाँ, ओके। सो अटॉक फोर्ट, देन मॉस्क एट आम्बेर, मेरता, सिकंदरा का खुद का मौजूलियम। सिकंदरा का मौजूलियम इसने डिजाइन किया था, लेकिन जहांगीर ने उसके अंदर ऑल्टरेशन किए थे और इसकी स्टाइल अलग है। आज इसके अकबर का मौजूलियम भी देखना, सबके मौजूलियम देखना, बाबर का मौजूलियम देखना और बाबर के आसपास के बाग देखना। तो काबुल के बाग हैं जो बाबर के हैं। उसके बाद फिर हुमायूं की मौजूलियम देखना जो दिल्ली की है, वो रेड सैंडस्टोन के अंदर है। फिर अकबर का देखना सिकंदरा में। इट्स अ सिंपल बिल्डिंग काइंड ऑफ थिंग, और वो टनल में नीचे जाकर है उसकी कवर, इट्स डिफरेंट, अलग स्टाइल में। फिर जहांगीर का देखना तो लाहौर का शाहदरा देखना। देन औरंगजेब, सॉरी क्या नाम है, शाहजहां, ताजमहल। एंड देन औरंगजेब का कोई मकबरा नहीं है, औरंगजेब का कोई मकबरा नहीं, सिंपल बेयर कवर है। कारण सिंपल है कि इस्लाम प्रोहिबिट्स बिल्डिंग पक्की कवर। अ कवर शुड बी लॉस्ट, अ पर्सन्स आइडेंटिटी शुड बी लॉस्ट, उसको आप रख नहीं सकते मेमोरियल बना के। सो औरंगजेब का वो वाला प्रिंसिपल है, उसकी कोई कब्र नहीं है। देन उसके बाद वहाँ पे औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर बहादुर शाह का देख लेना जो लास्ट है, तो दैट इज़ इन रंगून। और बहादुर शाह को इसी चीज़ का दुख था कि वो हिंदुस्तान में नहीं दफन हो पाया। उसके माँ बाप के साथ में उसकी स्पेस खाली छूटी हुई है डिफरेंट जगह पर। दिल्ली के अंदर एक जगह है जहाँ पे उसने अपने ईयरमार्क किया था कि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू बी बरीड, और उसके ऊपर उसका शेर है कि मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे 2 गज ज़मीन नहीं मिली मेरे वतन में। सो दैट इज़ बहादुर शाह जफर, वो लास्ट में। और ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है और अक्सर पूछे गए कि हु इज़ बरीड एट वेयर। और आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है इन सब का कि कहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स दिखते चले गए। सो काबुल इज़ डिफरेंट फ्रॉम हुमायूं। हुमायूं का मकबरा इज़ मच मोर सिमिलर देन ताजमहल। बिल्डिंग मटेरियल अलग है, चार मीनार अलग है, तो चार मीनार का कंपोजिशन अलग अलग मिलता है। यही वाला कंपोजिशन फिर आपको औरंगाबाद में मिलता है बीबी के मकबरे में, चार मीनार वाला, छोटा ताजमहल जिसे कहते हैं, या साउथ का ताजमहल भी बोलते हैं। सो न्यू स्टाइल्स, ये जितनी स्टाइल अकबर के टाइम पीरियड पे चालू होती हैं तो रीजनल जितने स्टेट्स थे वो सारे उसी चीज को इनकॉर्पोरेट करना चालू करते हैं, इंक्लूडिंग टेम्पल डिजाइन में। सो बनारस के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स आप देखोगे जो अकबर के पैटर्नाइजेशन में या जहांगीर के पैटर्नाइजेशन में या लोकल पैटर्नाइजेशन में बनी है, वो मुगल स्ट्रक्चर में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अनफॉर्चुनेटली होता है कि मुगलिया स्ट्रक्चर दिखा हमको, तो हमने कहा ये मुगलिया है, इसमें टेम्पल हो नहीं सकता। सो नीलकंठेश्वर महादेव इज अ टेम्पल जो टोटल मुगल आर्किटेक्चर में, मांडू में, वो एक एग्जाम्पल। वही एक बिल्डिंग है जो
मांडू की दिखती है और वो क्लिफ पर है, वहां से वैली शुरू हो जाती है, स्टेयर से आपको नीचे जाना पड़ता है। सो ये कंसेप्ट था जो टेंपल आर्किटेक्चर में भी आ गया और मॉस्क आर्किटेक्चर में भी आ गया, सिमिलैरिटी आना चालू हो गई, डोम्स बनने लग गए। सो डोम शेप फिर वेरी करता है, तो ताजमहल का डोम इज डिफरेंट फ्रॉम जामा मस्जिद दिल्ली का डोम, या और जो दूसरे डोम्स देखोगे देयर आर डिफरेंसेस। गोल गुंबज है, उसका डोम अलग है। सो डोम के शेप्स का भी फर्क पड़ता है। देन जहांगीर के पीरियड के अंदर अकबर की टोम है, जहांगीर की खुद की टोम है, कश्मीर के गार्डन्स हैं, मोती मस्जिद ऑफ लाहौर है, इत्मादुद्दौला की टोम है जहां पे व्हाइट मार्बल का यूज करना शुरू कर दिया। सैंडस्टोन था, अब व्हाइट मार्बल है, इधर इत्मादुद्दौला। पेत्रे दौरा अकबर की जो मौजोलियम है उसके बाहर चालू हो जाता है इनले वर्क। देन ग्लेज स्टाइल का भी इस्तेमाल है। शाहजहां इज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ये तो जेनिथ के ऊपर है। क्या क्या काम करा इसने? ताजमहल के ऊपर कैलीग्राफी, यानी आप एलिमेंट्स सोचना कितने एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। कैलीग्राफी है, पेत्रे दौरा है, फोरसाइटिंग है, चारबाग गार्डन है, ये चारबाग स्टाइल है, वाटर बॉडी स्टाइल है, जाली वर्क है, दैट इज क्या इंग्लिश में? स्क्रीन वर्क। लेस लाइक लो कार्विंग, देन ज्वेल्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज है। कॉन्ट्रास्टिंग स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है। डबल डोम स्ट्रक्चर है, आउट एंगल्ड मीनार है, इनफ्लेटेड और थिन नेक डोम्स हैं, फोलिएटेड आर्चेज हैं, मार्बल मकराना का है। और उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा इनके मेन आर्किटेक्ट हैं। और ताजमहल बनाने से पहले दे विजिटेड मांडू, जो फर्स्ट बिल्डिंग मानी जाती है मार्बल की, कंप्लीट मार्बल की, इट इज हुसैन शाह's टूम, फर्स्ट कंप्लीट मार्बल बिल्डिंग। अब एक कंसेप्ट समझा देता हूं यहां। ताजमहल को अगर आप देखते हो तो बाहर से कंप्लीट मार्बल दिखता है, आप ये मत समझना कि मार्बल के पत्थरों को मिला के लगाया गया है, अंदर मलबा भरा हुआ है। इट्स नॉट कंप्लीट मार्बल, अंदर मोर्टार है, सिंपल स्टोन्स का यूज किया गया है। आसपास बाहर जिस तरह से हम प्लास्टर करते हैं या मॉडर्न आजकल बिल्डिंग्स में देखोगे तो स्टोन के टाइल्स लगाने की प्रथा चालू हो गई है, सो दैट इज यूज्ड। सो मार्बल चिपका हुआ है ऊपर, इट्स नॉट कंप्लीट मार्बल। कंप्लीट मार्बल आउटरवर्ड्स या इनरवर्ड्स, अंदर मटेरियल दूसरा। का सबसे अच्छा एग्जांपल है अशरफी महल। अशरफी महल में मांडो में टूम्स हैं, वो कोलैप्स हो गई है और वो मार्बल की थी। सो मार्बल का आउटले भी दिखता है और अंदर का बिल्डिंग मटेरियल भी आपको दिखता है कि मोर्टार के यूज के साथ कैसे बनाया गया था। सो इट्स विजिबल देयर। ये कंसेप्शन याद रखना कि इट्स नॉट कंप्लीटली मेड अप ऑफ मार्बल। देन रेड फोर्ट दिल्ली का है, विच इज मार्बल पैलेसेस हैं इसके अंदर। दीवाने खास, वास्तव में दीवाने खास इसका देखना आप, दिल्ली का दीवाने खास हो या आगरा का दीवाने खास, दीवाने आम हो, जो सिंगल पिलर स्ट्रक्चर्ड है, उसको जरूर देखना कि आप दीवाने खास में बैठे हो, ऊपर बैठे हो, सिंगल बंदे की जगह है, आसपास ओपन है, सिंगल पिलर स्ट्रक्चर देखो आगरा का, और उसकी कार्विंग देखो। दिखा? अरे गूगल कर लो यार, मुगलों को गूगल करो, मुगल को गूगल करो। इतनी दूर से अंदर 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 का, ठीक है। ये दीवाने आम है शायद जो तुमने दिखाई बिल्डिंग अभी, खास दीवाने खास, ठीक है, आगरा का। ये सिकंदरा का दिखा रहा, ये वाला शैंडलियर स्टाइल, ये वाला फोटो फतेहपुर सीकरी का है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स फिनोमिनली ब्यूटीफुल। मतलब अकबर अकेला बैठा, आप सोचो बाकी पब्लिक कहाँ है। अरे इमेजिन करके ये सोच सकते हो कि हमारे बलबन भैया ने प्रेस्टीज ऑफ क्राउन को बढ़ाया था, अब कहाँ पहुंच गई प्रेस्टीज। अब वो वहां बैठा है, उस तक जाना है, तो रास्ते, कौन से रास्ते से कौन आएगा, यानी ये सिक्योरिटी है उसकी। आम में तो बैठा है, खूब सारे सोल्जर्स हैं, यहाँ सोल्जर्स नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने, तो किसके साथ डिस्कशन करना है। यहाँ अकोस्टिक्स बहुत खतरनाक है, यानी अगर आप सेंटर में खड़े हो तो आवाज हर तरफ पहुंचती है, गूंजती है। अकोस्टिक्स का काम है कि अकबर ने आदेश दिया तो सब लोगों को सुनाई देगा। इसी तरह से मांडू के अंदर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर कुछ बोलते हो तो वो हर जगह आवाज पहुंचती है, एक जगह पे बोलते हो तो कुछ नहीं पहुंचता। इवन की फर्स्ट स्टोरी पर आप हो, नीचे अगर कुछ बात हो रही है तो किसी खास जगह पे सुनाई देगी, बाकी जगह पे सुनाई नहीं देगी। अकोस्टिक्स, ये आर्ट गायब हो गया इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर से, ये आर्ट गायब हो गया। इसका और फिनोमिनल रूप देखना है तो साउथ इंडिया के अंदर एक पिलर टेम्पल है जो म्यूजिकल है, उसके हर एक पिलर में अलग अलग साउंड आती है, हर एक पिलर में अलग अलग साउंड है। तो ये क्या है? दिस वॉज दैट नॉलेज विच वी डू नॉट नो टूडे, इज गॉन अनफॉर्चुनेटली, विच इज गॉन। हो सकता है पुरानी किताबों में कहीं मिल जाए, अगर मिल गया तो, बट इंडियंस डू नॉट वांट दैट ना। सर वो बाजीराव मस्तानी में भी तो मैंने नहीं देखी, मैंने जोधा अकबर भी नहीं देखी। नहीं, उसके अंदर ऐसा शीशा नहीं देखता मैं ये,
अननेसेसरी हिस्ट्री है ना, तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री वो मैं देख लूंगा। अभी मैं बराक ओबामा को देख रहा हूँ, 3 सीरीज की डॉक्यूमेंट्री है, तो पहला एपिसोड कल देखना शुरू किया है। आई डोंट वॉच दैट। उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल नहीं है, ठीक है, हाँ कभी फंस गए तो देख लेंगे, अदरवाइज आई डोंट। सो रेड फोर्ट के अंदर इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करा था, यहाँ पे पीकॉक थ्रोन बनवाया था। देन औरंगजेब के पास नॉट मच, 3 डोम सेंचुरी है मोती मस्जिद दिल्ली की। देन टोम्ब ऑफ सफदरजंग 1753 की, इट इज नोन एज लास्ट इन द ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट स्क्वायर मौजोलियम्स एंड ग्रेट गार्डन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद कोई नहीं बना, सो दैट इज द लास्ट टूम। बड़ा इमाम बारा आसफुद्दौला का, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो खूबसूरती में कहते हैं रूमी दरवाजा लखनऊ का, देखा है तो गंजिंग करी है तुमने? अच्छा। देन दरिया दौलत बाग ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, ये साउथ इंडिया की स्टाइल का कल्मिनेशन है। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, अलग अलग जगह की बिल्डिंग्स हैं मेडिएवल में, इनको ध्यान में रखना है। अर्ली मेडिएवल जिसे हम एंशिएंट बोलते हैं या राजपूत पीरियड बोलते हैं, इसके अंदर के टेम्पल्स याद रखना है। सो आर्किटेक्चर में प्रीलिम्स के अंदर या मेंस के अंदर कॉमन क्वेश्चन आएगा, 3 मार्कर में आ सकता है कि कौन सी चीज कहाँ है, किसने बनवाई है। तो कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूं आर्किटेक्चर के ऊपर जो आपको पता होने चाहिए। पहला एलिमेंट है मटेरियल, किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया, ये तो आप लिख ही लोगे। जो इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए 5 नंबर में कुछ चीज आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए मटेरियल कौन सा यूज किया था और फिर कौन सी स्टाइल्स यूज की हैं। स्टाइल का मतलब है कि आर्च है या कॉलम बीम है या ब्रिक वर्क है, ये सिंपल तरीके जो स्टाइल्स होती है हमारी। अब स्टाइल सिंपल हो गई तो आर्च हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है लोड बियरिंग ट्रू आर्च और एक होती है डेकोरेटिव पर्पस की आर्च। डेकोरेशनल पर्पस की आर्च दिखाऊं कैसे सिंपल में? तो दीवार के अंदर पुराने घरों में देखोगे वो आर्च बनी हुई, एक छोटा सा खिड़की नाम का शेल्फ होता है अंदर दीवारों में, वो डेकोरेटिव आर्च है, वो लोड बियरिंग आर्च नहीं है। आर्च का खास मकसद क्या होता था, पर्पस, ये आर्च है, इसके अंदर जो ये स्टोन होता था वो सारे लोड को बियर करता था, इसको कहते हैं की स्टोन। ये बेसिकली पूरे लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। अब एक आर्च है दैट इज लाइक दिस, है ना, इसके 90 डिग्रीज पे मैंने एक और आर्च बना दी, ठीक है। तो की स्टोन मेरा कैसा हो गया, अभी की स्टोन ऐसा था, इधर से भी हो गया और इधर से भी हो गया। सो अब मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो 2 जगह पे हो रहा था वो 4 जगह पे पहुंच गया 90 डिग्रीज में। पहला ऐसा लोड डिस्ट्रीब्यूशन और ऐसा लोड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैंने 45 डिग्रीज पे भी वो काम कर दिया, ठीक है। सो डोम स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो डोम स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अब डोम स्ट्रक्चर को क्रिएट ऐसे नहीं करते थे कि आप ऐसे करने लगोगे गिर जाएगा, तो इंटरनल आर्टिफिशियल सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाया जाता था, उसके ऊपर कंप्लीट डोम को कंस्ट्रक्ट किया जाता था और फिर लास्ट में की स्टोन फंसाया जाता था लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फिर उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह कर दिया जाता। तो ऐसे खूब सारे डोम्स जब बन जाते थे उसके ऊपर फिर मलबा भरा जाता था, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर मांडो में जाके देखोगे तो जहाज महल है। जहाज महल में ये स्ट्रक्चर दिखता है, जहां जहां कोलैप्स हो गई है बिल्डिंग, वहां यू कैन ऑब्जर्व दीज स्ट्रक्चर्स कि एक बिल्डिंग है और फिर उस बिल्डिंग के ऊपर पत्थर भरा हुआ है, मलबा भरा हुआ है, आज हम कंक्रीट का यूज करते हैं, और थिक रूफ्स हैं, और उसको लोड बियर करने वाले वो कॉलम्स हैं। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उस पत्थर से लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये कंसेप्ट है। फिर कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार टेपर्ड है, इट्स नॉट स्ट्रेट कॉलम। क्यों? वो नहीं, टेपरिंग है ना, कोनिकल है, नॉट एग्जैक्टली कोनिकल बट टेपरिंग है। क्यों टेपरिंग है? लोड बियरिंग है। ताजमहल की एक्सिस के अगेंस्ट है, डिग्रीज में झुकी हुई है उसकी सारी आउटवर्ड्स। सो जैसे पीसा की मीनार है, पीसा की मीनार तो नेचुरली इंक्लाइंड है, इनको तो इंटेंशनली इंक्लाइन किया गया कि अगर कोलैप्स होंगी तो मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करें, हम मीनार आराम से बाद में बना लेंगे। सो ताजमहल चूंकि फॉरेन टूरिज्म का रेवेन्यू कहते हैं 70 to 80% अकेला कलेक्ट करता है ताजमहल, उसका ये विजिट है, और बचा खुचे का 90% गोवा कवर करता है। सो 2 मेजर इंटरनेशनल टूरिज्म जो आता है, इसमें एक गोल्डन ट्रायंगल है, दिल्ली, जयपुर और आगरा। ये नॉर्थ इंडिया का गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है, जो इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा आते हैं। और गोवा सिंगल आइडेंटिटी इंटरनेशनल, और हाँ नहीं इंटरनेशनल की बात, ऐसे छोटे मोटे लोग ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं, मेजर टूरिस्ट जो आता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ आता है। सो इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी की अगर हम बात करें तो वो ये है। टूरिज्म का क्या काम है, करके वो लोग गए हैं, हमें सिर्फ मेंटेन करना है, हम कमा लेंगे। सो हमारा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स जो सपोर्टिव नहीं है, कंडूसिव नहीं है हमारे पास। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चीप, ईजी टू एक्सेस एंड सेफ रेसिडेंसेस की या स्टेज की।
होटल्स बहुत कॉस्टली हैं, तो मिडिल क्लास के कई बार वो ऊपर चली जाती हैं। घूमने का मन करता है लेकिन रहेंगे यार इतना, जितने का खर्चा आने जाने का नहीं हो रहा उससे ज़्यादा रहने का खर्चा हो रहा है। सो दोज आर द कंसेप्ट जो हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं टूरिज्म को। तो जहाँ पर है वहाँ पर है, तो हर जगह हम नहीं जा सकते। इनसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो फिनोमिनली रिच हैं। एमपी इज़ रिच इन टूरिज्म, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से हम उसको बुला सकें। राजस्थान को ऑब्जर्व करना, केरला को ऑब्जर्व करना है, उनके पास इतना मटेरियल नहीं है। राजस्थान के पास रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान को मार्केट कर दिया है उन्होंने। रेगिस्तान की सफारीज हैं, रेगिस्तान के अंदर नाइट स्टेज हैं। केरला को देखोगे तो लैंड ऑफ गॉड, गॉड्स ओन कंट्री, बैक वाटर्स को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। एमपी के अंदर सब कुछ, अगर समंदर को छोड़ दें, ओशन को छोड़ दें, सब कुछ है, लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ये अपने आप में रेवेन्यू कल्टीवेट कर सकता है, बट वाली बात है। एनीहाउ 50 मिनट से ही कंप्लीट करो, छोटे में कंप्लीट करो, 5 नंबर में कंप्लीट करने की कोशिश करो। पहले आराम से 11 नंबर में कंप्लीट करो टॉपिक वाइज, फिर कंडेंस